बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियाज वेब टीम, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में किस्त भुगतान पद्धति। किराया किस्त पद्धति पर वीडियो पहले डल चुकी है, किराया क्रय पद्धति। किस्त भुगतान पद्धति भी बिल्कुल उसी के सिमिलर ही है। तो अगर आपने क्रय वाला पढ़ लिया है तो ये आपको बहुत ही सरल और इजी लगेगा। जितने खाते उसमें बनाए जाते थे, जो पंजे प्रविष्टि होती थी, लगभग वही यहाँ भी होने वाली है। क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में होते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। पहले टाइप का प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न में क्या क्या मदे दी हैं और कैसे प्रश्न दिए जाते हैं। लिखा है ब्याज का किस्त में शामिल होना। ठीक है, इसका मतलब ये है जो वार्षिक किस्त भुगतान की जाएगी। प्रश्न में बताया जाता है कि प्रत्येक वर्ष कितना रुपए दिया जाना है। उस रुपए में क्या होगा, किस्त की राशि जुड़ी हुई होगी। तो वो हमें अलग से, सॉरी, ब्याज की राशि अलग से जुड़ी हुई होगी, है ना। किसकी राशि? ब्याज की। तो वो हमें अलग से ना तो निकालना है ना तो देखना है। ठीक है, तो जो ब्याज की कार्यविधि होती है ना, ये तो होगा, पर अलग से हमें निकाल कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2016 को न्यू कोलरी कंपनी लिमिटेड ने किस्त भुगतान पद्धति पर वैगन क्रय किया। वैगन का नगद मूल्य 11,175 रुपये था और भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था। 3,000 रुपये समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दिए गए और शेष राशि का भुगतान 3 किस्तों में किया गया, जिनमें से प्रत्येक किस्त 3,000 रुपये की है और प्रत्येक वर्ष के अंत में दी जाती है। वैगन कंपनी द्वारा 5% प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाता है। कंपनी नगद मूल्य पर क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटती है। न्यू कोल्ड्री कंपनी लिमिटेड की पुस्तक में, वैगन कंपनी की पुस्तक में जनरल के आवश्यक लेखा कीजिए एवं आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते बनाइए तो जितना जरूरी होता है वो सभी खाते हमें बनाने होते हैं। फिर यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कितने कितने खाते खोले जाएंगे, क्या क्या किया जाएगा। इसलिए आपका ये एक उदाहरण आपके सभी सवालों के जवाब दे देंगे। तो सबसे पहला काम होता है ब्याज की गणना करना। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और आप हिंदी में कहेंगे ब्याज की गणना। ठीक है, अब ये कोई फॉर्मेट नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बस आप अपने मन से कार्यविधि करते हैं तो वो कुछ भी दिखा सकते हैं बिना डंपा के भी। ठीक है, तो देखिए, वैगन का नगद मूल्य है 11,175, इतना बताया गया है। लेकिन इसी समय कितना दिया गया था? 3,000 रुपये नगद दे दिया गया था, जो कि आपको फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही बताया है। 3,000 रुपये समझौते पर हस्ताक्षर करते समय दिए गए और जो बाकी की रकम बची उसके लिए प्रत्येक 3,000 रुपये की किस्त बनाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 11,175 रुपये था उसमें से 3,000 रुपये उड़ा देंगे। तो हमें जो अमाउंट मिला वो है 8,175। तो जो ब्याज की राशि निकलेगी वो शेष पर निकलती है। ठीक है, कुल रकम पे नहीं निकलती, क्योंकि है क्रमागत ह्रास पद्धति है। और क्रमागत ह्रास में बता दूं, जो आपका शेष होगा, प्रारंभिक शेष है ना, या अभी वर्तमान का शेष, उस पर ये ब्याज निकाला जाता है ना, ह्रास की दर भी निकाली जाती है। तो हम देखेंगे हमारे पास वो अमाउंट है 8,175 के रूप में, जिसका हमें 5% इंटरेस्ट निकालना है ना। तो ये किसी भी संख्या को 100 से भाग करने मतलब दो संख्या पहले ऐसे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ लग गया दशमलव। अब 5 पंचे 25, हासिल आई 2, 5 सत्ते 35, 2 37, हासिल आई 3, दशमलव लगाने के बाद 5 एक 5 3 8 और 8 पंचे 40। ठीक, तो 408.75 जो निकला है, ये बस एक ही बार था कि कैसे निकलता है बताने के लिए। इसके बाद आप सारे कैलकुलेशन अपने मोबाइल से खुद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बस 10 या 20 मिनट दे के निकलना नहीं है। पेन कॉपी निकाल करके बैठो और मेरे साथ साथ बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण एक हम बना रहे हैं
और बुक में बना भी हुआ है, तो आप देख के छाप सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अभी इसी वक्त कॉपी निकाल करके बैठिए और मेरे साथ साथ बनाइए। तो हेडिंग डाल लीजिए ब्याज की गणना, और वहाँ पर बताइए कि सबसे पहले 11,175 रुपये का मूल्य था, जिसमें आपने 3,000 रुपये नगद दिया। आपके पास 8,175 रुपये बचे, जिस पर आपने पहला ब्याज निकाला, जो कि कितना निकला, 408.5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अब हमारा काम ये होगा, 3,000 रुपये का जो किस्त की राशि थी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें से इस ब्याज की राशि को काटना होता है। ठीक है, तो 408.75 को हम घटाएंगे। अब ये जो जीरो है, ये इधर भी मतलब यहाँ से हासिल जाएगा 3 से, तो ये 10 बनेगा, लेकिन एक देने के बाद ये ना होगा, ये 10 होगा। अब इसने एक इसको दिया तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 होगा, इसी तरह से ये लास्ट वाले लोग 10 होंगे, और ये तीनों 9 हो जाएंगे जो जीरो हैं। तो 9 में 8 जाएगा, एक बचेगा, दशमलव के बाद यहाँ जो भी बचे, यहाँ एक बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो 2,591 है, वो कुछ इस तरह से निकला है दोनों को घटाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी राशि को वेगन का जो शेष मूल्य है, शेष मूल्य कितने हैं, 3,000 देने के बाद आपका जो शेष है वो 8,175 है। उसमें से अब इसको आप घटाएंगे 2,591 को। इसी तरह से आपको निकाल निकाल के शेष को इसमें से घटाना होता है। तो आप देखते हैं फिर से ये घटा, तो अब बचा 5,583, जिसका फिर से आपको 5% इंटरेस्ट निकालना है, जो कि निकला 279.19। 3,000 की किस्त में फिर इसको आप काट देंगे, ये जानने के लिए कि किस्त ब्याज में कितना शामिल था, तो ब्याज इतना ही शामिल है, तो एक्चुअल में किस्त हो गई इतनी। अभी जो लास्ट है, इस पर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कितना आता है। लेकिन इसकी अमाउंट काफ़ी कम है 3,000 की किस्त से, इसलिए नहीं निकालेंगे। इसलिए क्या किया है, तो 3,000 रुपये का आपको जो हर सालाना पटाना है, उसमें से इस पैसे को काट दिया जाएगा। ये इनको माइनस करने के बाद जो आया उसको, ठीक है, और जो आया ये 3,000 में घटेगा, घटने के बाद 137.6 पैसे आए। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला निकाला 408, दूसरा निकाला 279, और फिर तीसरा आपका 137। तो टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, तो 3 सालों का जो आपका ब्याज बना वो 825 रुपये बना। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से कुछ निकाल लेना है। अब आगे की कार्यविधि उसको ध्यान से सुनिए। शुरुआत में 3,000 रुपये दे करके सामान को लिया गया, और अभी 3 वर्ष तक इतना रुपये और देना है। तो ये 3 दिया 9,000 हो गया, ये एक बार का आपने जो 3 दिया था इतना हो गया। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वैगन का मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 12,000 रुपये है। इसलिए यहाँ पर आपको 12,000 दिखाया गया है इस तरह से, टोटल वो करके ब्रैकेट के अंदर एक 3 दिया था, प्लस अभी 3 3 का 3 और कैसे देंगे, 9 9 3 12,000। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि 12,000 की जो उसकी वैल्यू हो रही है, उस समय नगद मूल्य 11,175 रुपये दिया गया था। तो डिफरेंस आपका 825 रुपये का है, और यही 825 जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस ना होकर के क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, समझ आया। तो ये अपने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया, जो कि आप यहाँ पर करके अपना दर्शाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अब सबसे पहले अगर आप पंजी प्रविष्टि करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आपको खाता बनाना होगा तो आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हुआ है हमारी पंजी प्रविष्टि। ठीक है, तो देखिए पंजी प्रविष्टि हो रही है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड। तो कॉलरी कंपनी लिमिटेड के पुस्तक में हम पंजी पुष्टि कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे वेगन खाता विकलन 11,175, जितने जितने की उसकी नगद मूल्य है ना, जो बताया गया है। तो 11,175, उसमें से ब्याज को विकलन करेंगे। तो ये सस्पेंस का मतलब उच्चंत होता है, जिसको आप उद्धृत भी बोलते हैं। तो उच्चंत ब्याज खाता विकलन, है ना, क्योंकि ये हमें पता नहीं था, हमने ज्ञात किया है। या तो आप सिर्फ ब्याज भी बोल सकते हैं। और वो कितना होगा विकलन, 825 रुपये। टोटल वेगन कंपनी से कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। फिर वेगन कंपनी को विकलन करना है, जो उस समय नगद दी गई 3,000 रुपये, बैंक खाते से कटा तो बैंक खाता से 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद अब अलग अलग इंटरेस्ट जो था उस पर हम पंजी पुष्टि करेंगे। तो ब्याज खाता विकलन उद्धृत ब्याज खाते से 408 रुपये, है ना।
और फिर वेगन कंपनी का खाता विकलन 3000 रुपये, फिर बैंक खाता से 3000 रुपये। अब ये दूसरे साल का जो किस्त दिया जाएगा ये वो है। ठीक है, अब आगे इसी तरह से कंटिन्यू करना है। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। अब इसका काम नहीं है, इसको छोटा ही रहने देते हैं। ठीक, तो आगे हमारी प्रविष्टि। पृष्ठ नंबर है कितना था? हाँ, 487, 488। ठीक है, अब यहाँ पर ह्रास भी निकाला गया है। तो ह्रास के लिए आपको ह्रास का खाता देखना पड़ेगा जो कि नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो अभी पंजी पुष्टि यहीं पर विराम दे करके मैं आपको पहले वेगन्स का खाता दिखाता हूँ। वेगन्स के खाते में आपको ह्रास की राशि दर्शानी होती है जो सालाना निकाली जाती है। ठीक है, तो आप एक खाता बनाएंगे वेगन का खाता। अब वैसे अभी तक हमने कोई खाता नहीं बनाया, पंजी पुष्टि और ब्याज की गणना किया था। तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, पंजी पुष्टि बाद में भी हो सकती है। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेगन्स का जो अकाउंट बना है, वेगन्स अकाउंट है ना, वेगन का खाता, उस गाड़ी का खाता जो लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है टू वेगन कंपनी है ना, वेगन कंपनी से बोल करके 11,175 रुपये जो नगद इसका मूल्य बताया गया था। अब इसी का 10% निकालना है क्योंकि प्रश्न में बोला था 10% ह्रास निकाला जाता है। ठीक है, तो 10% कभी भी किसी भी संख्या का निकालना है तो वो संख्या जितने भी अंकों की है, एक संख्या पहले बस आपको दशमलव लगा देना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 11,175 है। दशमलव के बाद भले उधर जीरो है उससे कोई मतलब नहीं, ये संख्या है इतना। इसमें से एक संख्या पहले लास्ट की संख्या से पहले दशमलव लगाना है, मतलब यहाँ लगेगा। तो 1117.5 ये आपका ब्याज की राशि है, ह्रास की राशि है। इसीलिए देखिए 1117.50 लिखा गया है। ठीक है, तो 10% इस तरह से निकाल के इसमें से काटना है। तो 2016 में वेगन कंपनी से इतना, ह्रास खाता को इतना, दोनों को घटाएंगे तो जो बचेगा उसको नीचे शेष लेगा बोल करके आपको लिखना है। ठीक है, वेगन कंपनी से इधर ह्रास खाता को 31 मार्च को शेष ले गए। ठीक, उतने ही राशि से दोनों में बैलेंस करेंगे 11,175 रुपये। इतना आप कर लेंगे, पहले साल का आपका बन गया। अभी बना रहे हो तो मेरे साथ साथ बनाइए। ठीक, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब अगले साल आएंगे 2017 में, तो शेष लाया क्या बोल करके जो शेष ले गए था 10,057 उसको लिखेंगे और फिर इस साल इसका 10% निकालेंगे। तो अब इसका देख के 10% बताओ, 7 से पहले दशमलव लगा दो तो हो जाएगा 1005.750। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका 10% ह्रास। तो शेष लाया गया, ह्रास खाते को दोनों को घटा देंगे एक दूसरे से, तो जो बचेगा नीचे में लिखते हैं शेष ले गए। वही काम यहाँ भी हुआ, वही काम यहाँ भी हुआ। अगले साल फिर से शेष लाया गया। अब इसका 10% 905 समथिंग होगा और फिर इन दोनों को आपस में घटाएंगे, जो बचेगा उसको नीचे लिख दिए। ह्रास खाते, ह्रास खाते को बोलने के बाद जो नीचे है उसको शेष ले गए। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू करना है। कब तक करना है? जब तक कि इसके जो वैल्यू है वो एकदम शून्य के बराबर ना हो जाए। ठीक है, हाँ, तो अब जो पंजी परिस्थिति है वो आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी क्योंकि उसमें ह्रास का भी सम्मेलन किया गया था और बिना आप ह्रास निकाले उसका कर भी नहीं पाते, इसलिए आपको वो बताना जरूरी था। तो ह्रास खाता विकलन वेगन कंपनी से। ठीक है, अब दोनों ह्रास को आपको अलग अलग जोड़ करके बताना होता है। तो ब्याज से 408 और ह्रास खाते से 1117, कुल मिलाकर के आपका लाभ हानि में कितना जाएगा? 15,200 सॉरी 15,156.25। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रविष्टि होगी वो थोड़ी अलग है। लाभ हानि विकलन कर देना है ब्याज से और ह्रास से। फिर ब्याज विकलन करना है उद्धृत ब्याज खाते से। फिर वेगन कंपनी का खाता विकलन 3,000 रुपये जो किस्त देना है बैंक खाते से। और फिर से आपको एक ह्रास शो करना है नेक्स्ट ईयर का, ह्रास खाता विकलन वेगन कंपनी से 1,005। फिर से लाभ हानि खाता विकलन करना है जिसमें ब्याज का 201 कम 80 और ह्रास खाते से 1,005।
सेम काम अब थर्ड नंबर पे। तो अगला जो लास्ट इंटरेस्ट है वो 137 था। तो वही ब्याज खाता विकलन उद्धृत ब्याज खाते से कंपनी को 3 देना है, तो वेगन कंपनी विकलन 3000, बैंक खाते से 3000। अब इस समय का जो लास्ट ह्रास था वो हमने अभी नीचे देखा 905 था। दोनों को अब जोड़ के हम अगली लास्ट प्रविष्टि करेंगे। लाभ हानि खाता विकलन ब्याज से 137 और ह्रास से 905। तो आपने देखा जितने साल का इंटरेस्ट था उतने साल का हमने ह्रास की दोनों को मिला करके प्रविष्टि कर दी। ठीक है, तो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और आ गया समझ में तो बिल्कुल बना लो। वीडियो को यहीं पर रोक करके मैं भी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब जो हम करेंगे अगला काम, बता दो कि पहले हमने ब्याज की गणना किया था, फिर हमने पंजी पुष्टि की थी, फिर हमने वैगन का खाता बनाया था जहाँ पर हमने ह्रास को देखा। अब चौथे नंबर पे हमें उद्धृत ब्याज खाता बनाना है, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 88 बातें पृष्ठ नंबर 489 है, 90 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखना है ब्याज की राशि 825, एक मिनट ना, ठीक, तो कुल ब्याज आपको दिखाना पड़ता वरना आप भूल जाते। चलिए अब बताता हूँ, देखिए कुल ब्याज की राशि हमने नीचे जोड़ के निकाली थी 825। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2016 1 अप्रैल वेगन कंपनी से 825 रुपये है ना ब्याज की राशि, जिसमें से पहला ब्याज की राशि कितना निकाला गया, जो हमारा 8175 शेष था उस पर 408.75 पैसे। तो हमने लिखा ब्याज खाता को 408.75 पैसे। अब इसमें से इसको काटना है, जो बचेगा नीचे लिखना है शेष ले गए 31 मार्च को। अब उसी को अगले साल शेष लाया गया बोल करके यहाँ लिखा जाता है। तो ये जो लास्ट राशि है शेष ले गया, उसी को शेष लाया गया 2017। ठीक है, अब एक साल कंप्लीट होने के बाद 18 में फिर से आपको ब्याज दिया जाएगा। तो जो सेकेंड ब्याज की राशि थी वो 279, हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं होना चाहिए, 279.19, 279.19 पैसे, उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब फिर से 416 में से इसको घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको नीचे लिखेंगे शेष ले गए, और इसी राशि को अब अगले साल फिर लाएंगे तीसरे साल, 2018 में शेष लाया गया और उसमें से तीसरा अमाउंट उतना ही था 137 कटेगा, ये नील हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब किस्त में ब्याज की राशि शामिल हो तो आपको उद्धृत ब्याज खाता बनाना होता है ना, ब्याज को ज्ञात करने के लिए। इतना काम हो गया आपका। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन, पहले हमने कैलकुलेशन किया, फिर हमने पंजी प्रविष्टि की, फिर हमने वैगन का खाता देखा, फिर अभी हमने उच्चंत खाता देखा। ठीक है, ब्याज का उच्चंत खाता। अब चलिए अगला देख लेते हैं, यहीं पर दिया हुआ है। वैगन कंपनी का खाता। ठीक है, ठीक है, वैगन का खाता अलग था, ये वैगन कंपनी का खाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वैगन की वैल्यू थी 11,175, जिस पर ब्याज कितना था 825। हमेशा इसके जो नगद मूल्य होंगे और जो ब्याज की राशि इसमें आपको पता चल जाएगी, उन दोनों को समाकलन साइड में आप बताएंगे। तो लिखेंगे 2016 1 अप्रैल को वैगन की वैल्यू वैगन्स करके इतना, वैगन खाता विकलन, वैगन खाता को 11,175 और ब्याज खाता को है ना उद्धृत ब्याज खाता को 825। इधर बताना है कि नगद उस समय कितना भुगतान किया, तो नगद भुगतान के बैंक खाता से 3,000 रुपये। ठीक है, और उसी साल आपको किस्त भी देना है 3,000 रुपये। कुल मिलाकर के 6,000 आपने दिया, तो इन दोनों का जो टोटल होगा 12 हो रहा है, इसमें से इन दोनों को घटाएंगे जो कि 3 और 3 6 है, तो 12 में 6 घटेगा 6,000 बचेगा। उस बचत राशि को आप शेष ले गए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेष ले गए। ठीक, अब 12,000 से दोनों में बैलेंस कर देंगे, पहले साल का कंप्लीट होता है तो। अब अगले साल इसी शेष 6,000 को लाया गया 6,000 रुपये से लिखेंगे। अब लाया गया 6,000 रुपये लिख लिए,
अब विकलन तरफ फिर से आपको लिखना है बैंक खाते से, क्योंकि किस्त की राशि आपको उतना देना है। अब इस समय 6,000 में से 3,000 रुपये बस घटेगा, एक साल में 3,000 ही देंगे। दोनों को घटने के बाद आपका बैलेंस बचेगा वो 3,000 बचेगा। उसको अगले साल लाएंगे और उतना ही पैसा बैंक से फिर चला जाएगा बैंक खाते से बोल करके, और ये वैगन कंपनी का खाता यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा अभी। अब एक और पंजी प्रविष्टि हुई है जो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ वैगन कंपनी है ना, तो वैगन कंपनी या वेंडर के पुस्तकों में हुई है। तो ये भी बहुत सरल है पंजी प्रविष्टि, तो क्या आपको एक बार देखना और फिर समझ जाना है, याद कर लेना है। फिर ऐसी प्रविष्टि सब में होती है, राशि बस और थोड़े नाम अलग होते हैं। तो जैसे कि न्यू क्वालरी कंपनी लिमिटेड का खाता विकलन कर देना है 12,000 रुपये, जिसमें से विक्रय हुआ है 11,175 और ब्याज की राशि है 825। तो विक्रय खाता से और उधरत ब्याज खाते से। ठीक है, फिर इनको पैसा दिया गया 3,000 रुपये, तो बैंक में पैसा आ गया इनके, तो बैंक खाता विकलन करेंगे ये न्यू क्वालरी लिमिटेड कंपनी से 3,000 रुपये। ठीक है, जिस पर ब्याज की राशि पहला निकला 875 पैसे, तो आप लिखेंगे उद्धृत ब्याज खाता विवरण 408.75 पैसे। ठीक है, ब्याज खाते से फिर से 3,000 रुपये इनको मिल जाएगा। ठीक है, ब्याज को फिर से आपको बता देना है, क्योंकि ब्याज की राशि को लाभ हानि खाता में भी हस्तांतरित करते हैं, तो ब्याज खाता विकलन लाभ हानि खाते से। अगला विक्रय मूल्य को फिर से दर्शाना है, विक्रय खाता विकलन 11,175 रुपये, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग व्यापार खाते से 175 रुपये। अब उद्धृत पर ब्याज खाता विकलन सेकेंड वाला ब्याज को राशि जो था वो बताना है ब्याज खाते से। फिर से वही यहाँ से रिपीट हो जाएगा जो जो हुआ था, आगे देखते हैं। ठीक, तो इसका काम बस यहीं तक रहेगा, और इसके आगे का ये आप देख सकते हैं। 3,000 के बाद फिर से ब्याज खाते को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। फिर लास्ट में वो जो लास्ट रुपये जो ब्याज का था 137 रुपये, उसको आप बोलेंगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, इसको भी बोल देंगे उद्धृत पर ब्याज खाता विकलन ब्याज खाते से, बैंक खाता विकलन क्वालरी लिमिटेड कंपनी से, और फिर ब्याज खाता विकलन लाभ हानि खाते से। ठीक है, यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब न्यू क्वालरी लिमिटेड कंपनी का अब अकाउंट बनेगा, जहाँ पर उनको बताना है कि विक्रय खाता से वो बोलेंगे 11,175 रुपये, ब्याज खाते से 825 रुपये, जिसमें से बैंक में तुरंत कितने मिले 3,000 रुपये, तो उसको समाकलन में लिखना है। उस समय सॉरी नगद मिला और फिर किस्त के रूप में मिला 3,000, कुल मिला के 6 मिल गए, तो ये टोटल 12,000 है, 12 में 6 मिल गया तो 6 मिलना बाकी है। शेष लाएगा 6,000 रुपये, इसमें से 3,000 इस साल मिलेंगे, फिर बचेगा 3,000 शेष ले गए, उसको शेष लाया गया लिखेंगे, अगले साल फिर से 3,000 रुपये देंगे। तो इस तरह से जितने बार का किस्त में भुगतान होगा, 3 साल तो ये 3 का दिखाना है, 4 साल में होना है तो ये 4 का दिखाना रहेगा, तो ये अपना बढ़ते रहता है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको बता देना है उसका नगद मूल्य विक्रय खाता से बोल करके, यहाँ पर ब्याज खाते से जितना नगद दिया बैंक खाता को और जो मिल गया किस्त के रूप में वो भी बैंक खाता को, दोनों को घटाने के बाद इसके टोटल से जो बचेगा उसको शेष ले गए। इसी शेष ले गए अमाउंट को शेष लाया गया, अगले साल का आपको डेट डाल के बताना है, जिसमें से एक किस्त मिल गया, एक किस्त बाकी है, 6 में 3 गए 3 बचा, उसी 3 को लाया गया और अगले साल ले गए। ठीक है, बैंक खाता को मतलब उतना पैसा मिल गया। इस तरह से हमारा मेन चीज़ ख़त्म होता है। अब ये लास्ट आपका बच गया उद्धृत उच्चंत खाता। तो उद्धृत उच्चंत खाता में फिर से वही काम आपको पता है जो बोला था, कुल न्यू क्वारी लिमिटेड कंपनी को मिल गया 825, जिसमें से पहला ब्याज इतना था, फिर कितना मिलना बाकी इतना बचा है, अगले साल इसको शेष लाया गया, उसमें से फिर इतना ले गए, अब ये शेष बचा, अगले साल इसको लाएगा और इतना को ले गए ब्याज खाते को बोल करके। ठीक है, तो सिंपल है, क्वारी लिमिटेड का खाता विकलन ब्याज से, फिर शेष लाया गया ब्याज से, फिर शेष लाया गया ब्याज से, ऐसे करके इसको भी बना दिए। लास्ट में विक्रय खाता, तो विक्रय खाता में लिखेंगे व्यापार से इतना, और क्वारी लिमिटेड का खाता विकलन उतना जितना नगद मूल्य था। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा,
हमने अब आपको मैं शुरू से एक झलक दिखाता हूँ सबका। एक मैंने काट दिया है ना। ठीक, देखो, तो पहले क्वेश्चन में ब्याज की गणना हुई, है ना। क्या हुई? ब्याज की गणना हुई। दूसरे में इंटरेस्ट की गणना हुई, फिर इसमें जर्नल एंट्री हुई। तीसरे में हमने क्या किया? वैगन्स का अकाउंट बनाया, ठीक है। चौथे में क्या किया हमने? वैगन्स के अकाउंट की सहायता से कुछ जो पंजी प्रोसेस बची थी उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर ब्याज का खाता बना, वैगन्स कंपनी का खाता बना, और न्यू कॉलोनी लिमिटेड का खाता बना, विक्रय खाता बना। ऐसे करके बहुत सारे इसमें खाते बनाए जाते हैं। तो चूंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपको एक सलाह पहले भी दिया था, वो भी फिर से दे देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप थ्योरी की तैयारी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके अथवा में कई बार प्रैक्टिकल के अथवा में ना प्रैक्टिकल ही आता है। तो जो ईजी है, जो बनाने लायक है और जो आपको समझ में भी आ जाए और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वही मैंने किराया क्रय पद्धति में बताया था। यहाँ किस्त भुगतान पद्धति में भी वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलर सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे सरल सरल, उनका बना करके देखिए और अपना अभ्यास कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।